हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, फॉरेस्टर के लिए हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं और आगे हम इस सीरीज़ को बढ़ाते हैं 5000 क्वेश्चन तक। तो प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 5000 अभी हमारा टारगेट है 5000 क्वेश्चन का। तो ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए हम लेके आए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका, यानी कि सेल। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले ऑप्शन की हम बात करें तो कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला वाला आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यानी कि कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट देखते हैं, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो ये यहाँ पे गलत है। तो हमको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं या हम हरित लवक की बात करते हैं तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का जीवित अंश यानी कि जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, यह किससे बना होता है? तो जो जीव द्रव्य होता है ये बना होता है, पहला ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है केवल केंद्रक द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, और चौथा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधे सीधे डी, क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है ये सबसे पहले मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य और इसी में विद्यमान होता है केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग भी इसमें विद्यमान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सीधे सीधे डायरेक्टली आंसर हो जाएगा जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऊंट और लामा की आरबीसीज होती हैं यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है आरबीसीज में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन जानवरों के आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है? तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन केस हैं। वैसे तो आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब हम ऊंट और लामा की बात करते हैं तो इनके आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकाओं में आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली कहे जाते हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। इनको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। यदि ये थैली फट जाती है तो ये पूरी थैली पूरी कोशिकाओं में पहुंच जाती है और वो कोशिका नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आत्मघाती थैली। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो अर्धपारगम्य की हम बात करते हैं तो इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इसमें सिर्फ सिलेक्टिव पदार्थों को ही अंदर और बाहर जाने दिया जाता है और जो उस कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं या यूजफुल नहीं होते हैं उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। तो इस झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेमी परमेबल होती है, यानी कि अर्धपारगम्य होती है। सिर्फ यूजफुल चीज़ों को ये अंदर आने देती है। सपोज एक कोशिका है और ये यहाँ पे कोशिका झिल्ली है और जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य होती है, यानी कि जो यूजफुल चीज़ें होंगी वही इस कोशिका से अंदर जाएंगी, बाकी की चीज़ें जो यूजफुल नहीं है वो यहाँ बाहर
रुक जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या ऊर्जाघर या विद्युत घर भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आरबीसीज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपके पास है केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम और क्रोमोसोम। तो 12 का आंसर हो जाएगा केंद्रक। नियंत्रक केंद्र कौन होता है? केंद्रक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्न में से कौन सी सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा सी। तो जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है और इसी माइकोप्लाज्मा को कभी कभी PPLO भी कहा जाता है। तो PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो निमोनिया में PNE होता है यानी कि P साइलेंट होता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है PPLO या इसे माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, DNA का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है? तो DNA का जो संबंध है वो है ऑप्शन बी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, गैर हिस्टोन भी नहीं होता है, इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, ये होता है हिस्टोन प्रोटीन। DNA बना होता है हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सूत्रकणिका की यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सूत्रकणिका में कोशिकी कोशिकांग समूह में DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, केंद्रक में DNA होता है और हरित लवक में भी DNA होता है। तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा ए। जबकि यहाँ पे गोल्जी काई में DNA नहीं होता है, जीवद्रव्य कला में DNA नहीं होता है और राइबोसोम में DNA नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो DNA की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है तो इसकी हम बात करें तो इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य कौन सा है? तो जो EPR का काम होता है, चिकनी EPR का काम होता है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है वो होता है 17 का आंसर हो जाएगा विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से क्या DNA में मौजूद रहता है किंतु RNA में मौजूद नहीं रहता है? तो जब हम बात करें नाइट्रोजनस बेस की तो DNA की जब हम बात कर रहे हैं तो DNA में थाइमिन मौजूद रहता है और इसकी जगह पे RNA में यूरेसिल होता है। तो यही दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, RNA का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 20, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होता है? एक RNA का प्रकार ही राइबोसोम्स है। क्वेश्चन नंबर 21, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? तो जीन आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो 21 का आंसर होता है गुणसूत्रों पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपने कभी कभी पढ़ा होगा माला के दाने के रूप में लगे होते हैं, लेकिन जब आगे इस पर स्टडी की गई तो ये कहा गया कि जो गुणसूत्र होते हैं इन्हीं का कोई पार्ट जो विशेष कार्य के लिए वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसे हम यहाँ पे जीन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DNA की द्विकुंडलिन संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले DNA को अलग करने वाले व्यक्ति थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक हॉफमिस्टर। तो इस 23 का आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 24, DNA के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। तो DNA के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि आपने देखा होगा एडेनिन और थाइमिन यहाँ पे बॉन्डेड होते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में
जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपने देखा होगा नाइट्रोजनस बेस के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। डीएनए के एक तंतुगुच्छ यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुलेखन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुराना ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा खुराना। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए की अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए में अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है माता पिता के लिए, माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी की पहचान के लिए और चोर की पहचान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो 28 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एंजाइम भी नहीं है, हार्मोन भी नहीं है, डीएनए भी नहीं है और आरएनए भी। तो 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एंजाइम नहीं है, हार्मोन नहीं है, आरएनए नहीं है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा डीएनए। ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए आपको पता है डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण है या उत्तरदायी है। 29, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा डी। मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो यहाँ पे पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोजोम जब मिलते हैं तो बालक का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 31, हम 30 की बात करें तो आपको पता है स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY पाए जाते हैं। जब X और X में यहाँ पे X और X मिलेंगे तो XX हो जाएगा यानी कि लड़की होगी, और यदि X के साथ Y मिलेगा तो ये लड़का होगा। तो इसके लिए X पुरुष का Y और महिला का X मिलना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो 31 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि केवल समसूत्रण। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो 32 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, मध्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता, विषाणु में निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी। दूसरा ऑप्शन है परपोषी, ये विशेषता इसकी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी इसकी विशेषता होती है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, ये भी इसकी विशेषता होती है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, तो यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, विषाणुओं में होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए, और या तो आरएनए या तो डीएनए। तो विषाणु में होता है, वायरसेस में क्या होता है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 35, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो 35 का आंसर देखते हैं क्या होगा। एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए गलत है, एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए गलत है, दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए गलत है, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। तो यहाँ पे पाया जाता है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो विषाणु संक्रमण कर सकते हैं, पहला है जीवाणु का, दूसरा है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, पहला है जीवाणु को, दूसरा है कवकों को, तीसरा है पादपों को। तो यहाँ पे कौन कौन से सही हैं? तो जीवाणु को आसानी से विषाणु संक्रमित कर देते हैं, कवकों को भी कर देते हैं और पादपों को तो करते ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो जो सर्वप्रथम जो वायरस था उसकी खोज की गई थी टोबैको मोजेक वायरस, जो तंबाकू में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, TMV इसका नाम है, या टोबैको मोजेक वायरस। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी कि HIV के द्वारा होता है। तो 38 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रेट्रो वायरस। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है रेट्रो वायरस हम किसे कहते हैं? तो रेट्रो वायरस वो होता है, जैसे सपोज किसी व्यक्ति को एड्स है और वो एड्स की दवाई खाता है और उसके वायरस में सिर्फ यहाँ पे RNA मौजूद है। यदि वो मेडिसिन यहाँ पे लेता है तो जो ये वायरस है इसका RNA DNA में चेंज हो जाता है
और यदि ये डीएनए के लिए मेडिसिन लेता है तो इसका डीएनए आरएनए में चेंज हो जाता है और इसे हम कहते हैं रेट्रो वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो 39 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा वायरस। फुट एंड माउथ रोग होता है वायरस के कारण, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। 40 का आंसर हो जाएगा ए। 41 की हम बात करते हैं, दूध के दही में दही के रूप में जमने का कारण है, तो ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 43, सिम्बायोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मटर। तो जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधे हैं उनमें जो सिम्बायोटिक जीवाणु हैं वो पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को फ्री नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण, या इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नत्रजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो 44 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि सहजीवी। तो सिम्बायोटिक जीवाणु हम इन्हें कहते हैं। सहजीवी का मतलब है ये क्या करते हैं, जो दाल कुल के पौधे होते हैं इनकी जड़ों में कुछ नोट्स आप देखते होंगे, इनमें होते हैं ये जीवाणु प्रेजेंट। और यहाँ पे ये जीवाणु सिर्फ इन जीवाणु को यहाँ पे फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो पौधा है जिसकी जड़ों पर ये जीवाणु हैं वो इस पौधे से भोजन को ग्रहण करते हैं और इसके बदले में इनको क्या देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं। तो इनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक जीवाणु या सहजीवी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 45, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र से में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 46, प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को यहाँ पे कम किया जाता है। जब हम फ्रिज पे खाने को रखते हैं तो वो आसानी से सड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसकी दर कम हो जाती है या बंद हो जाती हैं। तो 47 की जब हम बात करते हैं, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा किण्वनीकरण, यानी कि फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 48, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किसमें संबंध है? तो 48 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कवक। कवकों में छत्रक पाए जाते हैं, यानी कि छाता जैसी एक संरचना आपने देखी होगी, तो उसे हम छत्रक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य खाद्य छत्रक या मशरूम क्या होता है? तो सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। आपने मशरूम देखा होगा, उसमें कवक जाल पूरे भरे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो 50 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला है ताप में वृद्धि, गलत है। दूसरा है द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, गलत है। तीसरा है यीस्ट कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि, गलत है। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के 50 क्वेश्चन की सीरीज ये थी और कल हम इस 50 क्वेश्चन से आगे जाएंगे। हो सकता है शाम तक एक और वीडियो आपके लिए हम यहाँ पे अपलोड कर दें, क्योंकि अब टाइम एग्जाम के लिए बहुत कम है। आपके लिए हम एक क्रैश कोर्स ये लेके आए हैं। अभी हम 5000 क्वेश्चन का यहाँ पे टारगेट सेट हमने किया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।